हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10th से चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं बात करूँगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल में होती क्या है, और जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं उनकी जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कहाँ पे वर्क करता है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। चलिए इस बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है या शेप है, इरेगुलर सरफेस है। 1 मिनट के लिए इसमें अलग अलग वेट, इस बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट वेट काम कर रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए W1 है, W2 है, W3 है, W4 है और W5 है। मैंने अलग अलग दिखा रखे हैं और टोटल का यहाँ पे वेट दिखा रखा है W। तो असल में होता क्या है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए था the algebraic sum of moment due to weight W1 W2 so on each particle about the point G is 0। तो कहने का मतलब क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम होना क्या चाहिए कि हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड, यानी कि सम ऑफ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि वो दोनों क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, और इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। समझ में आई बात। यानी कि इसके जो आपके ये वाला साइड है, राइट हैंड साइड पे जितने वेट क्या कहते हैं आपके एक्ट कर रहे हैं, और जितने राइट हैंड साइड पे इसके, लेफ्ट हैंड साइड पे इसके जितने वेट कर रहे हैं, उन दोनों का एल्जेब्रिक, उन सब का एल्जेब्रिक सम का टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। किसके, मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब ये इक्वल हो जाएगा, जब ये बराबर हो जाएगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंटम, सॉरी टॉर्क, यानी कि इसका टॉर्क और राइट हैंड साइड का जो टॉर्क होगा, वो दोनों का टॉर्क अगर इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यानी कि इसका जो टोटल सीजी है वो कहाँ पे काम करेगा, डब्ल्यू में कंसीडर हम करेंगे, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसके डब्ल्यू पे कंसीडर करेंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जितने वेट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जितने वेट एक्ट करेंगे, उन सब का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि उसका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, देखिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी को यानी कि इसका सीजी कहाँ पे काम करेगा, इसका सीजी इस पॉइंट पे काम करेगा। ठीक है, जहाँ पे इनके सबका एल्जेब्रिक सम को मैं क्या लूंगा, डब्ल्यू लूंगा। ठीक है, चलिए फिर आप देखते हैं कि सीजी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सीजी असल में डिपेंड करता है मास पे, जो इसका मास है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। मास का कहने का मतलब है जो इस बॉडी का मास है। ठीक हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी कि किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे मान लीजिए अलग अलग बॉडीज़ का सीजी जो होगा अलग अलग होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अलग अलग होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ का सीजी पॉइंट्स अलग अलग होगा। यानी कि सब बॉडीज़ का सीजी एक जैसा नहीं होगा, वो उसके डिपेंड करेगा उसके शेप पे, उसके ज्योमेट्रिकल फिगर पे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म कर दिया जाए तो यानी कहने का मतलब अगर तोड़ दिया जाए या उसका शेप चेंज कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए रबर की कोई बॉल है, अगर मैं उसको काट दूं या खींच दूं या तोड़ मड़ोड़ दूं, तो डिफॉर्म कर दूं, तो या कहने का मतलब कोई भी चीज़ ऐसी मान लीजिए जिसको आप स्ट्रेच कर सकें या तोड़ सकें, तो अगर मान लीजिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ने के बाद इसका साइज तो चेंज हो गया। तो साइज चेंज होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि सीजी किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, सीजी डिपेंड करेगा मास पे और डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यानी कि उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया कि आपने कैसे कैसे मास को उसके अंदर किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये अगर पेन है मेरे पास, अगर ये यहाँ पे इसका सीजी वर्क कर रहा है, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ, आधे से यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो इसका सीजी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का सीजी उससे बाहर निकल जाए, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अगर उससे बाहर निकल जाता है, तो यानी कि कहने का मतलब उसका इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं इस पेन को इस पॉइंट पे बैलेंस करने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर ये मान लीजिए इस पॉइंट पे बैलेंस हो गई है, तो यानी कि इसका सीजी ये है। अगर अगर इसका सीजी इससे बाहर निकल जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक हो गया, बात समझ में आई। अगर किसी ऑब्जेक्ट का सीजी उससे बाहर निकल जाता है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का बैलेंस
बिगड़ जाएगा। ठीक हो गया, उसका सीजी अगर उसके अंदर नहीं रहेगा तो हर्ष। और दूसरी चीज़ देखिए, सेकंड पॉइंट जो है इसका क्या डिपेंड करता है, देखिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सीजी इज ऑलवेज बी विद इन द मटीरियल ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सीजी हमेशा जो उसका शेप है या बॉडी है उसी के अंदर हो। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने कोई अंगूठी पहनी है तो अंगूठी के अंदर देखिए ये पूरी अंगूठी रिंग है, तो इसके अंदर सीजी इसके यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, यानी कहने का मतलब ये खाली स्पेस जो है इसके यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, इसकी बॉडी पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है। ये देख लीजिए, बॉडी पे कहीं नहीं डिपेंड कर रहा। और दूसरा स्पेयर, स्पेयर का मतलब खोखला गोला, अगर कोई हॉलो है, हॉलो स्पेयर का मतलब जैसे मान लीजिए कोई खोखली बॉल है तो उसका भी कहाँ पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर डिपेंड करेगा, ना कि उसके बाहर किसी बॉडी पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया, बात समझ में आई। और ये दूसरा जिससे बच्चे खेलते हैं, बूमरिंग होता है, ठीक है, जिसे फेंकते हैं और वो वापस हमारे पास आता है। आपने मोगली अगर देखा हो तो उसमें वो बहुत इसको यूज़ करता है। ठीक हो गया, तो इसमें भी क्या होता है, वो इसके बाहर पे वर्क करता है, ना कि इसके अंदर काम करता है। तो याद रखिएगा कि डिपेंड नहीं करता बॉडी के, किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा मास पे, दूसरा डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, तीसरा अगर बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि उसको तोड़ दिया जाए या मरोड़ दिया जाए या उसका शेप चेंज कर दिया जाए तो उसका सीजी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेसेसरी नहीं है कि जो सीजी है वो हमेशा उस बॉडी के अंदर ही हो। अगर रिंग है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिंग कहने का मतलब मैं सीजी कहाँ पे काम करता है। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। और ये देखिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि इसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे कंसीडर होगी, जहाँ ये लिखा है सीजी, अगर मुझे काउंट करना होगा तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगा जहाँ पे इसका टोटल वेट आपका आएगा, यानी कि कंसीडर होगा। ठीक हो गया, अब देखते हैं फिर डिफरेंट शेप के सीजी कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। ठीक हो गया, डिफरेंट शेप के सीजीज कहाँ पे काम करते हैं। जैसे ये रॉड है तो रॉड का जो सीजी होता है वो इसके मिड पे काम करता है। ठीक हो गया, रिंग का तो मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पे इसका जी काम करेगा, यानी कि सीजी यहाँ पे काम करेगा। ठीक हो गया, अब देखिए सॉलिड कोन, अगर सॉलिड कोन मतलब जैसे कहने का मतलब है, सॉलिड का मतलब बिल्कुल खोखला नहीं, अंदर से बिल्कुल सॉलिड है, तो वो उसके बेस से h/4, अगर मान लीजिए इसकी टोटल हाइट है 24, अगर इसकी टोटल हाइट है 24 मीटर, ठीक हो गया 24 मीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 24 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 मीटर, यहाँ से 6 मीटर ऊपर काम करेगा इसका जी, यानी कि सी जी कहाँ पे काम करेगा, क्या कहते हैं 24/4, तो यानी कि 6 मीटर। अगर हॉलो है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एक ही काम करे। हॉलो कौन है, हॉलो का मतलब हो गया खोखला है। ठीक है, अगर खोखला कौन है तो उसमें थोड़ा अलग करेगा। ठीक हो गया, तो अगर ये कहने का मतलब हॉलो होता, अगर यही हाइट का 24 हाइट का होता तो 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता, 3 हो जाता। समझ में आई बात। तो इसीलिए मैंने कहा कि सीजी जो है अलग अलग बॉडीज़ का, अलग अलग शेप्स का, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स का अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता है। ठीक हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड कोन का कहाँ पे करता है, और हॉलो कोन का कहाँ पे करता है, और ट्राइंगल का कहाँ पे करता है। देखिए ट्राइंगल का पूछा जाता है, ट्राइंगल का मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये h/3 पे करता है। अगर मान लीजिए ट्राइंगल है तो ये इसके मीडियन जा रहे हैं, तो ये इसके बेस से h/3 करेगा। ठीक हो गया, तो ये इसके बेस से क्या करेगा, h/3 करेगा। तो चलिए देखते हैं अब रेक्टेंगल का कहाँ पे करता है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और पैरेललोग्राम हो गया। ठीक हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम तीनों एक ही टाइप की फिगर्स हैं ये। ठीक हो गया, ये तो मैं बात कर रहा हूँ 3D फिगर्स की, ये 3D फिगर्स की और ये 2D फिगर्स की। ठीक हो गया, तो देखिए फिर रेक्टेंगल में कहाँ पे काम करेगा, रेक्टेंगल में इसके इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल में, जहाँ पे इनके दोनों डायगोनल्स, डायगोनल क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये पहला डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे काम करेगा यहाँ पर। वैसे ही ये अगर ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का भी कहाँ करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे इसका क्या काम करेगा, सीजी काम करेगा। ठीक हो गया, तो हमने इसमें क्या जाना कि हमने ये जाना कि डिफरेंट शेप्स का सीजी अलग अलग पॉइंट्स पे काम करता है। ठीक हो गया, अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दिया जाए, ये पूछा जाता है कि अगर बॉडी को डिफॉर्म कर दिया जाए तो उसके सीजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका सीजी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सीजी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सीजी डिपेंड करता है मैस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पे, और
कहने का मतलब है सी जी नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही काम करे। और सी जी कहाँ पे कंसीडर होता है, जहाँ पे बॉडी का टोटल वेट आपका कंसीडर कर रहा हो। अगर अगर कहने का मतलब क्या है, अगर सी जी ऑब्जेक्ट के बाहर चले जाए तो कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस खत्म हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्या कि लेफ्ट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड के और इस साइड के मोमेंट ऑफ फोर्स का सम बराबर होना चाहिए। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।